हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिटी वर्क पे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की बुक, जिसका पहला चैप्टर है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। मतलब कि इस चैप्टर में है कि जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ, जब इंडिया को आज़ादी मिली, तो इंडिया के सामने क्या चैलेंजेस थे, जो इंडिया जो है वो इंडिया बना कैसे, ये हमें इस चैप्टर में देखना है। तो आइए शुरू करते हैं। देखो भाई, पता तो सबको ही होगा लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूँ कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी 15 अगस्त 1947 को। पता तो होगा ही, लेकिन फिर भी जान लो भाई। लेकिन जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो उसके सामने दो गोल्स थे, सिर्फ दो गोल्स। पहला, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाना, एक ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों द्वारा चलाई जाए। और दूसरा, जो गरीब लोग हैं, जो छोटे लेवल के लोग हैं, जो ज़्यादा डेवलप नहीं हैं, उनके लिए काम करना। उसके बाद हमारे पास आता है थ्री चैलेंजेस, जिसके ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर बेस है। पहला चैलेंज हमारे पास था कि इतनी बड़ी, इतनी डाइवर्स कंट्री, जहाँ पे अलग अलग रिलीजन के लोग, अलग कल्चर के लोग, अलग अलग लैंग्वेज के लोग रहते हैं, उसको यूनाइट करना, एक ऐसे नेशन को सेव करना जो कि बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है। उसका दूसरा चैलेंज हमारे पास आता है डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना। मतलब एक इतनी बड़ी कंट्री जहाँ इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और जिसमें मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन अनएजुकेटेड है, जो पढ़ी लिखी पॉपुलेशन जहाँ नहीं रहती, वहाँ पे डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना, ये दूसरा बड़ा चैलेंज था। और तीसरा बड़ा चैलेंज था हमारे पास, पूरी कंट्री में जितने लोग रहते हैं उनकी वेलबिंग और उनके डेवलपमेंट का ख्याल रखना। इसी बीच हमारे कंट्री में एक पॉलिटिकल पार्टी थी, मुस्लिम लीग नाम की, जिसके लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना। नाम तो सुना ही होगा भाई। मुस्लिम अली जिन्ना देते हैं टू नेशन थ्योरी। मतलब वो कहते हैं कि हमें दो कंट्री बनानी चाहिए, एक पाकिस्तान जो मुस्लिम्स के लिए होगी, और एक इंडिया जहाँ पे बाकी रिलीजन्स के लोग रहेंगे। तो इसी बेस पे टू नेशन थ्योरी देती है मुस्लिम लीग। मोहम्मद अली जिन्ना टू नेशन थ्योरी देते हैं। उसके बाद इंडिया का पार्टीशन होता है, इंडिया और पाकिस्तान बनता है। और वो पार्टीशन होता किस बेस पे है? वो पार्टीशन होता है रिलीजियस मेजॉरिटी के बेस पे। जिसका मतलब है कि जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया होगा वो चला जाएगा पाकिस्तान में, और जो जहाँ मुस्लिम नहीं है मेजॉरिटी में, वो एरिया रह जाएगा इंडिया में। तो इस बेस पे पार्टीशन होता है। तो भाई इतना आसान तो है नहीं पार्टीशन होना, तो उसमें कुछ डिफ़िकल्टीज भी आएंगी। पहली डिफ़िकल्टी जो आई थी वो था कि कोई एक पर्टिकुलर मुस्लिम मेजॉरिटी का बेल्ट नहीं था। कुछ मुस्लिम मेजॉरिटी के एरिया ईस्ट साइड में आ रहे थे, कुछ मुस्लिम मेजॉरिटी के एरिया वेस्ट साइड में आ रहे थे। इसीलिए पाकिस्तान की दो टेरिटरीज बनी थी, एक था ईस्ट पाकिस्तान और एक था वेस्ट पाकिस्तान। उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम ये आ रही थी, दूसरी डिफिकल्टीज ये आ रही थी कि जो सारे मुस्लिम एरिया नहीं चाहते थे कि वो पाकिस्तान में जाके मिले। कुछ मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया ये भी चाहते थे कि वो इंडिया में रहें। जैसे कि खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा लीड किया हुआ नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस NWFP के नाम से जो जाना जाता है, वो लोग चाहते थे कि वो इंडिया में रहे, वो लोग पार्टीशन नहीं चाहते थे। अब तीसरी बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही थी पार्टीशन में, वो ये था कि जो मेजॉरिटी एरिया था, मतलब जैसे कि एक एरिया हो गया जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी रहता है, वहाँ पे हिंदू और सिख जाने में डरते थे, और जो हिंदू और सिख मेजॉरिटी वाला एरिया था वहाँ पाकिस्तानी जाने में डरते थे। अब भाई पार्टीशन तो होना था और वो हो गया, लेकिन पार्टीशन का कॉन्सिक्वेंस क्या निकल के आया, पार्टीशन का रिजल्ट क्या निकल के आया? भाई पार्टीशन जब हुआ तो उस टाइम लोगों में ट्रैजिक ट्रांसफ़र देखा गया। मतलब बहुत बड़ी पॉपुलेशन पाकिस्तान से इंडिया आई और बहुत बड़ी पॉपुलेशन इंडिया से पाकिस्तान गई। लगभग लोगों का कहना है कि 80 लाख लोग अब ट्रांसफ़र हुआ था, 80 लाख लोग इधर से उधर गए थे। ट्रांसफ़र तो हो गया भाई लोगों का, लेकिन ट्रांसफ़र इतना आसान नहीं था। लोग कहते हैं कि इतने बड़े लेवल पे उस टाइम किलिंग हुई थी, इतने बड़े लेवल पे अत्याचार हुआ था कि इंडिया से जब ट्रेन में लोग भर के जाते थे तो पाकिस्तान से लाशें भर के वापस आती थी। जब पाकिस्तान से लोग ट्रेन में भर के आते थे तो इंडिया से लाशें भर के ट्रेन में वापस जाती थी। ये उस टाइम पे अत्याचार हो रहा था लोगों पे, इतने बड़े लेवल पे मर्डर्स हो रहे थे। सबसे ज़्यादा जो उस टाइम सफ़र किए हैं वो है माइनॉरिटीज़। जिस एरिया में माइनॉरिटीज़ रहते थे उस एरिया में उनका रहना मुश्किल हो जाता था। जैसे कि एक एरिया है उसमें मुस्लिम मेजॉरिटी में है और वहाँ हिंदू और सिख माइनॉरिटी में है, तो उनका वहाँ रहना मुश्किल हो जाता था, इतने बड़े लेवल पे मर्डर्स और अत्याचार हो रहे थे उस टाइम पे। अब आता है आइडिया ऑफ इंडिया। इंडिया का आइडिया क्या था एक नेशन को लेके? मतलब कि जैसे पाकिस्तान बना, पाकिस्तान ने अडॉप्ट कर लिया मुस्लिम रिलीजन, पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट बन गया। तो क्या एक इंडिया हिंदू स्टेट बना?
क्या इंडिया ने हिंदुज़म को अपना रिलीजन अडॉप्ट किया? इसका आंसर है नहीं। इंडिया जो था उसने आइडिया अडॉप्ट किया कि वो सारे रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करेगा, जितने भी धर्म इंडिया में रहते हैं सबके साथ इक्वल बिहेवियर रखेगा। इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म वर्ड अडॉप्ट किया, जिसका मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, मतलब कि सारे ही रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करना। अब हमारा टॉपिक आता है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, मतलब कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको अपने में मिलाया जाना। उससे पहले हम जान लेते हैं प्रिंसली स्टेट्स होते क्या हैं। प्रिंसली स्टेट्स वो थे जहाँ पे इंडिया के इंडिपेंडेंस के टाइम तक, इंडिया की आज़ादी के टाइम तक, जहाँ पे राजा रूल करता था, जहाँ पे किंग का रूल हुआ करता था इंडिया के इंडिपेंडेंस के टाइम तक, वहाँ पे ब्रिटिशर्स रूल नहीं कर पाए थे, राजा खुद ही रूल करता था अपने स्टेट पे। तो उनका इंडिया में मिलाया जाना जरूरी क्यों था? जरूरी इसलिए था क्योंकि इंडिया का लगभग लगभग 1/3 पार्ट प्रिंसली स्टेट्स कवर करता था, जो कि बहुत बड़ा एरिया होता है, और वहाँ पे लगभग लगभग इंडिया की 20 से 25% पॉपुलेशन रहती थी। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि इंडिया में उस टाइम 565 प्रिंसली स्टेट्स थे, 565 रियासतें थी, जिन्हें अंग्रेज जाते जाते ये फ्रीडम देके गए थे कि तुम चाहो तो इंडिया के साथ रहो, चाहो तो पाकिस्तान के साथ रहो, या चाहो तो इंडिपेंडेंट रहो, तुम खुद की कंट्री बना लो, तुम्हें पूरी फ्रीडम है। तो अंग्रेजों के जाते ही त्रावणकोर पहला ऐसा प्रिंसली स्टेट बना जिसने कहा कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, हम अपनी खुद की कंट्री बनाएंगे। त्रावणकोर के ये अनाउंस करते ही अगले दिन हैदराबाद ने भी कह दिया कि हम भी इंडिपेंडेंट रहेंगे। अब ऐसे तो सारे ही प्रिंसली स्टेट्स कह देते कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, हम अपनी कंट्री बनाएंगे। अगर ऐसा होता तो आज इंडिया बहुत ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड होता, इंडिया के अंदर न जाने कितनी कंट्रीज होती, कितने पार्ट में डिवाइड होता। इसमें सबसे बड़ा रोल आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जिन्होंने पूरे इंडिया को यूनाइट करने का काम किया। उस टाइम ये डिप्टी पीएम हुआ करते थे इंडिया के, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। इनको इसीलिए आयरन मैन नाम से भी जाना जाता है। पूरे इंडिया को एक साथ लाने का काम किया था इन्होंने। सबसे पहले हम जानते हैं हैदराबाद प्रिंसली स्टेट के बारे में। हैदराबाद उस टाइम पे सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, और कहते हैं लोग कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रिच भी वही प्रिंसली स्टेट था। वहाँ का रूलर जो था एक मुस्लिम रूलर था, जिसको हम निजाम के नाम से जानते हैं, और वहाँ पे जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी वो नॉन मुस्लिम्स थी, जो कि चाहती थी इंडिया के साथ मिलना। लेकिन जो निजाम था वो चाहता था कि वो एक सेपरेट कंट्री बनाए, एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाए, जिसकी वजह से निजाम की जो पैरा मिलिट्री फोर्स थी, जिसको हम रजाकार के नाम से जानते हैं, निजाम ने उसे ऑर्डर दिया कि तुम जाओ, जो नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन है उनके ऊपर अत्याचार करो, मर्डर करो, उनका कन्वर्जन करवाओ। जिसकी वजह से उस टाइम पे मास कन्वर्जन हुआ था हैदराबाद में, और बहुत ही लोगों का मर्डर हुआ था जो कि नॉन मुस्लिम्स थे। इस सब को देखते हुए जो इंडिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने इंडिया की मिलिट्री को ऑर्डर दिया कि तुम जाओ और हमला कर दो हैदराबाद के ऊपर, जिसको ऑपरेशन पोलो के नाम से जाना जाता है। और इंडिया की मिलिट्री फोर्स गई और हैदराबाद को इंडिपेंडेंट करवा लिया सितंबर 1948 में। अब हम देखते हैं मणिपुर का केस। मणिपुर में क्या था कि वहाँ का जो रूलर था, जिसका नाम था बोध चंद्र सिंह, उसने इंडिया के इंडिपेंडेंस से कुछ दिन पहले ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया था इंडिया के साथ, मतलब कि हम रहेंगे तो इंडिया के साथ ही। लेकिन जो वहाँ की पब्लिक थी वो इससे खुश नहीं थी। पब्लिक वहाँ की चाहती थी इलेक्शन, जिसकी वजह से जून 1948 में इंडिया में पहली बार इलेक्शन होता है मणिपुर के अंदर, वो भी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस पे। इंडिया में पहली बार इलेक्शन हुआ मणिपुर में जून 1948 में, जिसके बाद मणिपुर में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई और उसके बाद इंडिया में उसका मर्जर हो गया। अब आता है हमारा टॉपिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। इसमें क्या है कि जब कांग्रेस का नागपुर सेशन हो रहा था, तो उसमें कांग्रेस ने लोगों से वादा किया था कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिल जाएगी तो हम लैंग्वेज के बेस पे स्टेट्स का डिवीज़न करेंगे, लैंग्वेज के बेस पे नए नए स्टेट्स बनाएंगे। लेकिन जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई तो कांग्रेस को ये समझ आया कि अगर हम लैंग्वेज के बेस पे इस अलग स्टेट्स बनाते हैं तो हमारा जो नेशन है, हमारी जो कंट्री है, वो कई अलग पार्ट्स में टूट सकती है। इंडिया में इसकी वजह से लड़ाइयाँ हो सकती हैं। इस वजह से इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया गया, नए नए स्टेट्स नहीं बनाए गए लिंग्विस्टिक बेसिस पे। इस वजह से इंडिया में कई जगह लड़ाइयाँ भी हुई, कई लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया, जिसमें आता है हमारा विशाल आंध्र प्रोटेस्ट।
अब विशाल आंध्र मूवमेंट में क्या है कि जो मद्रास में तेलुगु स्पीकिंग पीपल्स रहते थे वो चाहते थे कि हमें एक अलग से स्टेट मिले, तेलुगु स्पीकिंग लोगों का एक अलग स्टेट हो, जिसकी वजह से जो उनके लीडर थे तेलुगु स्पीकिंग पीपल्स के पोटी श्रीरामुलु, वो एक फास्ट पे बैठ जाते हैं कि मतलब जब तक मुझे नया स्टेट नहीं मिलेगा तेलुगु स्पीकिंग लोगों का तब तक मैं फास्ट पे रहूंगा, तब तक मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं, भूख हड़ताल जिसे कहते हैं। जिसकी वजह से 56 दिन बाद 56 डेज के बाद उनकी डेथ हो जाती है और उनके डेथ के तुरंत बाद ही 1953 में एक नया स्टेट बनता है आंध्र प्रदेश नाम से, जो कि तेलुगु स्पीकिंग लोगों का एक अलग स्टेट बन जाता है। इसके बाद ही 1953 में बनता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जिसको हेड करते हैं जस्टिस फैजल अली। ये एक सर्वे करवाता है और सर्वे के बेसिस पे 1956 में डिसाइड करता है कि इंडिया जो होगा वो 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड होगा। जिसके बाद 1960 में पहला स्टेट जो डिवाइड होता है वो था बॉम्बे। बॉम्बे पहले एक ही स्टेट हुआ करता था, जिसमें आज के महाराष्ट्र और गुजरात आते हैं। तो 1968 में बॉम्बे को डिवाइड करके गुजराती पीपल्स को गुजरात दे दिया जाता है और मराठी स्पीकिंग पीपल्स को महाराष्ट्र दे दिया जाता है। और ऐसे ही 1966 में पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का डिवीजन होता है। तो हमारे चैप्टर में बस इतना ही था। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।